नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी में प्रचंड सर्दी का सितम जारी है। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों का तापमान नीचे गिर गया है। नोएडा एनसीआर में 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे सड़कों पर रफ्तार बेहद धीमी पड़ गई है। वहीं प्रदेश के बाकी हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि 6 जनवरी तक दिल्ली एनसीआर में बारिश की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बारिश और ओलों की भी आशंका जताई थी। प्रदेश के कई हिस्सों में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिसकी वजह से सुबह का आलम यह हो गया है कि लोग गाड़ियों की लाइट जलाकर चलने को मजबूर हैं। उधर चमोली में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम में भी रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के चलते लोग घरों में ही कैद हो गए हैं। हेमकुंड साहिब, नीति घाटी और औली के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी देखने को मिली है। वहीं बताया जा रहा है कि आगे भी बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है। पहाड़ों में लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी के भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। हर्षिल घाटी सहित बड़कोट के गीठ पट्टी और मोरी के दूरस्थ गांव में भी बर्फबारी हो रही है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के चलते ठंड में इजाफा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने भी बारिश और बर्फबारी को देखते हुए पूरी तैयारियां की हैं। जिला प्रशासन की माने तो जगह जगह सड़कों को खोलने के लिए टीमों को लगाया गया है और साथ ही बिजली को भी दुरुस्त करने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। इसके साथ ही आपदा और जिला प्रशासन की टीम लगातार इलाकों की मॉनिटरिंग भी कर रही है। देखिए, मौसम के जैसा भी पूर्वानुमान था कि बारिश का दौर रहेगा और ये तीसरी चौथी बर्फबारी हमारे जनपद में देखने को मिल रही है, तो हमारी तैयारियां पूरी हैं। हमें जो रास्ते खोलने की जो टीम्स हैं वो सब एक्टिव हैं। बिजली आपूर्ति की टीम को भी हमने एक्टिव कर रखा है कि जैसे भी अगर बिजली की कहीं फॉल्ट जनरेट होता है बर्फबारी की वजह से तो उसको ठीक करेंगे। तो बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है और इन सब के बीच प्रशासन की तरफ से तैयारियां मुकम्मल हैं कि अगर कहीं बर्फबारी के चलते रास्ता बंद होता है, सैलानियों को दिक्कत होती है, तो टीम फौरन मौके पर पहुंचे और रास्ते को खोला जा सके। इसके अलावा अलाव के इंतजाम भी किए गए हैं ताकि बारिश और ठंड की स्थिति में लोगों को शीतलहर और ठंड से बचाया जा सके। लेकिन बर्फबारी की तस्वीर आप देखिए। इसी बर्फबारी को देखने के लिए हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से लोग उत्तराखंड का रुख भी कर रहे हैं। स्थानीय लोग बर्फबारी के चलते परेशान हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर फर्क पड़ा है, लेकिन सैलानियों को बर्फबारी से मज़ा आ रहा है। वो बर्फबारी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। फिलहाल बारिश के चलते ठंड बढ़ गई है। ख़ासतौर से मैदानी इलाकों के लोग शीतलहर के कहर से परेशान हैं। और अलग अलग शहरों में मौसम का क्या हाल है बताने के लिए हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। बिनेश पवार हमारे साथ मुजफ्फरनगर से हैं। इसके अलावा आरिफ खान हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं। रंजना, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊँगा। राजधानी लखनऊ में मौसम का क्या सूरत हाल है? बिल्कुल हम कह सकते हैं कि लखनऊ के लोग बहुत खुश नसीब हैं कि बिल्कुल मेलोडियस मौसम है। गुनगुनी धूप निकली हुई है और जो ठंड है और इस धूप के निकलने से बहुत ही आनंददायक मौसम है। लोग अपने जो है हम पीछे देख सकते हैं कि जो दिनचर्या लोगों की शुरू हो गई है और लोग अपने जो है दिनचर्या में जुट चुके हैं। तो इस तरह से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, लेकिन लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में मौसम खुशनुमा है। लोग आनंद ले रहे हैं मौसम का। जी ठीक है, आगरा चलते हैं। ताजनगरी आगरा में कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है? आरिफ बताइए थोड़ा, क्योंकि ठंड में अगर ठंड नहीं पड़ेगी तो गर्मी में तो ठंड पड़ेगी नहीं। तो जो सैलानी वहां पर ताज का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं, वो इस मौसम से कितना खुश हैं? देखिए अमित, जिस तरह से पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, उसका असर देखिए आगरा में बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार जो ठंड बढ़ रही थी, लेकिन अब आगरा में ठंड बहुत कम है। सुबह के वक्त आगरा का टेम्परेचर तकरीबन 14 डिग्री था, यानी कि आगरा के लोगों को बहुत राहत है ठंड से। बहुत ज़्यादा ठंड आगरा में नहीं पड़ रही है। देखिए आज सुबह अगर मौसम की बात की जाए तो पूरा बादल हल्के फुल्के जरूर थे, लेकिन मौसम में ठंड ज़्यादा नहीं थी। लोग आराम से अपने घर से बाहर निकल रहे थे। जिस हिसाब से
3 दिन 4 दिन पहले जो कोहरा हुआ करता था, बहुत ज़बरदस्त ठंड होती थी, कपकपा देने वाली ठंड थी, वो शायद अब आगरा में नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जो मौसम वैज्ञानिक है, जो मौसम के जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि ये मौसम 1-2 दिन ही रहने वाला है। आने वाले टाइम में 7 तारीख में, 8 तारीख में बहुत बड़ी ठंड होने जा रही है, खतरनाक ठंड होने जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आगरा का टेम्परेचर 2 डिग्री या 3 डिग्री तक भी रह सकता है। तो आज राहत है, लेकिन अमित, आने वाले टाइम में राहत मिलने की उम्मीद कम है। जी ठीक है। बिनेश, मुजफ्फरनगर में कैसी तस्वीर दिख रही है, क्या सूरत हाल है मौसम का? देखिए, बिल्कुल मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो जनजीवन पूरी तरह से पिछले 2-3 दिन से थम सा चुका है, क्योंकि लगातार बारिश का दौर जारी है। आज भी लगातार बारिश चल रही है, अभी भी बारिश हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ चूंकि मुजफ्फरनगर उत्तराखंड का निकटवर्ती जनपद है, तो बहुत जो बर्फबारी पहाड़ों पर हो रही है, उसका भी असर मुजफ्फरनगर पर देखने को मिल रहा है। काफी ठंड है, तो कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर के लोगों को दोहरी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जहां एक तरफ पूरी तरह ठंड है और 3 दिन से पिछले बरसात का भी सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से सब लोग घरों में दुबके हुए हैं। ठंड तो है ही, लेकिन बारिश की वजह से भी और भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते और बात करते एक और बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11 बजे लखनऊ के बंथरा में किसान मेले का उद्घाटन करने वाले हैं। यूपी में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए योगी सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है। इसी मिशन के तहत मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में करीब 15,000 किसान शामिल होंगे और साथ ही मेले में किसानों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इस मेले का आयोजन आज से शुरू होकर अगले 3 सप्ताह तक चलेगा। किसान कल्याण मिशन के 3 मुख्य भाग होंगे। इसके तहत खेती और खेती से जुड़े तमाम सेक्टर की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इस दौरान विभिन्न कृषि तकनीकों को प्रदर्शित किया जाएगा, उसकी सुनिश्चित व्यवस्था की जाएगी। दरअसल मोदी सरकार हर हाल में 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुनी करने पर फोकस कर रही है, जिसके लिए कई लाभकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने यूपी में किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है। किसान कल्याण मिशन की क्या कुछ खास बातें हैं वो भी हम आपको बताते हैं। 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना है, ये लक्ष्य रखा गया है। आज से 3 हफ्ते तक इस मुहिम को चलाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा हर विकासखंड में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मेले, प्रदर्शनी और गोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। किसानों को तकनीकी जानकारी भी दी जाएगी। खेती से जुड़े कई सेक्टर की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी किसानों को दी जाएगी। किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज भी उपलब्ध करवाया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की भी जानकारी किसानों को दी जाएगी। योगी सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। और बात करते एक और बड़ी खबर की। वैक्सीनेशन को लेकर सीएम योगी ने मंगलवार को लखनऊ में अधिकारियों के साथ एक बैठक की। अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम योगी ने कहा कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही वैक्सीन पर भ्रम फैलाने वालों पर कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। बिना नाम लिए ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि नेताओं के बयान पर लोग ध्यान न दें। से भी कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं होगी। अगर शिकायत होगी और कहीं भी किसी ने इसके नाम पे अनावश्यक रूप से नेगेटिविटी पैदा करने का प्रयास किया तो जिलाधिकारी और सीएमओ की सामूहिक जिम्मेदारी उस संबंधित जनपद के अंदर इसके लिए मानी जाएगी। इसलिए पहले से ही उस प्रकार के लोगों की तैनाती, उस प्रकार की व्यवस्था वहां पे देना और किसी को भी इसका उल्लंघन न करने दें, इसके बारे में हम लोग तय कर लें। जिन लोगों के मन में नकारात्मकता है, जो लोग केवल हमेशा नकारात्मक ही सोचते हैं, नकारात्मक ही करते रहे हैं और करेंगे, वे लोग और उनसे जुड़े हुए लोग भी तमाम प्रकार की अफवाह फैलाने का प्रयास करेंगे। अफवाहों पे ध्यान न दें, इसके लिए हम लोग पहले से ही जागरूकता का कार्यक्रम, अलग अलग प्रकार से लोगों में अवेयरनेस के एक विशेष कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। मंगलवार को यूपी में देश का सबसे बड़ा ड्राई रन किया गया। एक साथ 75 जिलों में ड्राई रन किया गया। हर जिले में 6 सेंटर पर ड्राई रन किया गया। सीएम योगी खुद लखनऊ के लोहिया अस्पताल पहुंचे, निरीक्षण किया। सीएम ने खुद पूरी व्यवस्था की जानकारी भी ली। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने भारतीय नेतृत्व के अहम योगदान की तारीफ की है। बिल गेट्स ने भारत में वैज्ञानिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता को सराहा है। पूरे प्रदेश में ड्राई रन कराया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जाकर ये ड्राई रन का पूरी अपनी प्रक्रिया स्वयं देखी।
प्रत्येक प्रक्रिया का अवलोकन किया और उन्होंने जानकारी ली कि ये वैक्सीन लगाने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से करी जाएगी ताकि उसमें कोई कमी ना छूटे। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि वैक्सीनेशन करने में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल का पालन होगा और जो क्रम भारत सरकार ने तय किया है, जिस क्रम में वैक्सीनेशन होगा, जिस क्रम में वैक्सीन लगेगी, हेल्थ सर्विसेज के जो लोग हैं और आवश्यक सेवाओं के जो लोग हैं उनको लगेगी और उसके बाद फिर 50 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको लगेगी। और कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ खुद लखनऊ के लोहिया अस्पताल पहुंचे और वहां पहुंचकर देखा कि ड्राई रन के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है। सीएम का आदेश है कि वैक्सीन को लेकर पूरी पारदर्शिता रखी जाए, वैक्सीन को लेकर आम और खास में कोई भेदभाव न किया जाए। इससे पहले लखनऊ में ड्राई रन 2 तारीख को हो चुका है। और चलिए अब आपको टीकाकरण की तारीख भी बता देते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद टीकाकरण का कार्यक्रम 10 दिनों बाद शुरू हो सकता है, यानी देश में वैक्सीनेशन का काम 13 या 14 जनवरी से शुरू हो सकता है। वैक्सीनेशन के लिए यूपी में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 13 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की तारीख तय हो गई है। पहले कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को और फिर उसके बाद बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हमने ये कहा है कि जिस भी दिन वैक्सीन को ये एक्सेलरेटेड अप्रूवल मिलता है, जो कि 2 तारीख की SEC की बैठक में रिकमेंड किया गया और 3 तारीख को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इसकी घोषणा की, उसके 10 दिन के भीतर हमारी तैयारी रोल आउट करने की है। अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है। सीएम योगी ने पहले ही मकर संक्रांति से कोरोना वैक्सीन लगने का ऐलान किया था, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी के फैसले के बाद हर जगह भारत के शीर्ष नेतृत्व की जमकर तारीफ हो रही है। और इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने ट्विटर के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। WHO से लेकर दुनिया के तमाम देश भारत के प्रयासों की सराहना कर चुके हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने भारतीय नेतृत्व के अहम योगदान की तारीफ की है। बिल गेट्स ने भारत में वैज्ञानिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता की तारीफ की है। भारत में बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दिए जाने के बाद पीएमओ को टैग करते हुए बिल गेट्स ने ट्वीट किया। वैज्ञानिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत के नेतृत्व को देखकर खुशी महसूस होती है, क्योंकि दुनिया कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए काम में जुटी हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री कोरोना संकट से निपटने के लिए मोदी की तारीफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई बड़े नेता कर चुके हैं। इधर मुरादनगर हादसे पर सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। सीएम योगी ने घटना के लिए जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ रासुका लगाने का आदेश दिया है। हादसे का मुख्य आरोपी ठेकेदार गिरफ्तार कर लिया गया है। मुरादनगर हादसे पर सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया। सीएम योगी ने घटना के जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ रासुका लगाने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, पूरे नुकसान की वसूली दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से करने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करने का भी आदेश दिया। सीएम ने डीएम और कमिश्नर को नोटिस जारी कर पूछा है कि जब सितंबर में 50 लाख से ऊपर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने का स्पष्ट निर्देश था, तो फिर यहाँ चूक कैसे हुई। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को 10-10 लाख की आर्थिक सहायता के साथ ही जिन परिवारों के पास अपने घर नहीं थे, उन्हें घर देने का निर्देश दिया है। वहीं मुरादनगर शमशान हादसे के मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ठेकेदार पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। इस बीच ठेकेदार को दी गई कॉन्ट्रैक्ट कॉपी भी सामने आई है। 3 नामजद अभियुक्त, जिसमें सुपरवाइजर आर्टिस्ट, जेई और वहाँ के अधिशासी जो अधिकारी हैं, इन तीनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। वहीं विवेचना प्रचलित रखते हुए उचित धरपकड़ करते हुए 5 टीमें जो गठित की गई थी, उनके द्वारा मुख्य ठेकेदार, जिसपे ऊपर मेरे द्वारा 25,000 रुपए का इनाम कल शाम को रखा गया था, उसको भी देर रात्रि पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि रविवार को गाजियाबाद के शमशान घाट में एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने पहुंचे करीब 40 लोग, तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए सभी लोग वहां नवनिर्मित बने लिंटर के पास खड़े थे। तभी शमशान घाट की छत भरभरा कर गिर गई। शमशान की छत गिरने के कारण 25 लोगों की मौत हो गई थी। कई राज्यों में बर्ड फ्लू को देखते हुए यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम योगी ने स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग को निर्देश देते हुए अलर्ट रहने के लिए कहा है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है।
सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। देहरादून में बीते 3 दिनों में 5 मरे कौवे मिले हैं। ये सभी कौवे शास्त्री नगर कोलागढ़ एसएसपी ऑफिस के पास मिले हैं। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन JS सुहाग ने कहा कि परीक्षण के बाद वायरस की आशंका हुई तो सैंपल बरेली भेजे जाएंगे। दरअसल हिमाचल प्रदेश और आसपास के राज्यों में प्रवासी पक्षियों की बड़ी संख्या में मौत हुई है, जिनकी मौत की वजहों का पता लगाया जा रहा है। इसको लेकर दूसरे राज्यों में भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। रामनगर में कोसी बैराज और तुमरिया जलाशय में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं। आगे कि हिमाचल और आसपास के राज्यों में बड़ी संख्या में जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और अन्य बर्ड्स हैं उनकी डेथ हुई है और अभी कारणों का पता लगाया जा रहा है, परंतु प्राइमरीली ये शंका जाहिर की जा रही है कि एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण उनकी डेथ हुई है। कोरोना के बीच बर्ड फ्लू की दस्तक ने टेंशन बढ़ा दी है। नैनीताल चिड़ियाघर में भी बर्ड फ्लू के चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद नैनीताल जू में पक्षियों के बाड़े में आसपास सैलानियों की आवाजाही कम कर दी गई है। यारों एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और बात करते एक अच्छी खबर की। काफी संघर्ष के बाद मिर्जापुर के एक व्यक्ति की घर वापसी हुई है। पाकिस्तान से लौटकर जब वो मिर्जापुर पहुंचा तो अधिकारियों ने फूल माला पहनाकर उसका स्वागत किया। 11 साल पहले जब पूर्णमासी घर से गायब हुए थे तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि लौट कर आएंगे। कोई नहीं जानता था कि पाकिस्तान की जेल में है, लेकिन बहन ने संघर्ष का दामन नहीं छोड़ा और अपने भाई को लेकर लौट आई। पूर्णमासी जब मिर्जापुर पहुंचे तो अधिकारियों ने स्वागत किया। पूर्णमासी जो लगभग 11 साल पाकिस्तान की जेल में बंद रहा और आज रिहा करके अपने जनपद मिर्जापुर वापस आया है। इस संबंध में काफ़ी दिनों से प्रयास चल रहा था। पहले इसका पता तस्दीक नहीं हो पाया था, लेकिन हमारे वर्तमान इंस्पेक्टर लाइव ने काफ़ी मेहनत के बाद इसका पता खोज निकाला। उसके बाद भी प्रशासन के माध्यम से इसको अटैच बॉर्डर भेजा गया। भाई इसके बहन बहनोई और साथ में हमारा फोर्स भी गया था। पाकिस्तान से हिंदुस्तान की जमीन पर आते ही पूर्णमासी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन रखा गया था। उसके साथ पुलिस वाले भी थे। फिर ट्रेन से वाराणसी लाया गया और वहां से मिर्जापुर पुलिस लाइन पहुंचा। ये खुशी की बात है जिसमें सभी जनपदवासी खुशी महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर पूर्णमासी लाल का फूल मालाओं से और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूर्णमासी इस वक्त जो आर्थिक रूप से कुछ कमज़ोर भी हैं, तो जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन मिलकर उनको पुनः एक उनको जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ें रहेंगी आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी। चाहे उनको रोज़गार का अवसर देना हो, चाहे उनको आवास की सुविधा देनी हो, या खेती के काम में या पशुपालन के काम में। जिला प्रशासन हर संभव मदद करने का दावा कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि पूर्णमासी आखिर पाकिस्तान कैसे पहुँचे? क्या हुआ था कि पाकिस्तान की जेल में रहना पड़ा? बहन का कहना है कि शादी के बाद मानसिक स्थिति बिगड़ गई और ये कहीं चला गया, लेकिन नहीं पता था कि कहाँ गया था। हम लोग बहुत ढूंढा नहीं पाते, हम लोग सना के बैठ गए। हम लोग कहाँ हेरने जाए? 11 साल पता लगा कि पाकिस्तान चला गया। तो हम भी सुने तो बहुत दुखित हुए, बहुत खुशी हुए कि लाने के लिए मेरा भाई मिल जाएगा। तो हम लोग कम से कम 2 तो रहेंगे। तो साहब लोग कागज पास बनाए, गए लेने के लिए, लेके आए। बड़ी खुश है कि हम लोग दोनों बहन भाई रहे, इकट्ठा रहे। पूर्णमासी को लाना इतना आसान नहीं था। 6 फरवरी 2019 को शासन ने सहारनपुर, मिर्जापुर, हापुड़ के डीएम को एक पत्र लिखा जिसमें पूर्णमासी की नागरिकता के बारे में पूछा गया था। इसके बाद अधिकारियों ने पूर्णमासी के घर का पता लगाया। 1 अक्टूबर को पूर्णमासी के घर का पता मिला। उसके बाद वापसी के लिए प्रयास शुरू किया गया। केंद्र सरकार की कोशिश के बाद 17 नवंबर को पाकिस्तान ने बीएसएफ को सौंप दिया। अब पूर्णमासी अपने घर में है। न्यूज़ 18 के लिए मिर्जापुर से सुमित गर्ग की रिपोर्ट। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।